नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द शुरू करते हैं तो उसका कितना बेनिफिट होता है आपकी लाइफ में। अगर आप बीच में इन्वेस्टमेंट बंद भी कर देते हैं और वह अमाउंट जो है आपका उसी इन्वेस्टमेंट में पड़ा रहता है जहां आपने इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, एक अच्छे म्यूचुअल फंड में जहां आप इन्वेस्ट कर रहे थे, कुछ दिनों के बाद 4-5-10 साल के बाद अगर इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद अगर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट वही पड़ा रहता है तो आपको कितना बेनिफिट होता है अगर आप सिर्फ जल्दी शुरुआत कर देते हैं तब। जैसे कि आपकी नौकरी लगी, आपने तुरंत शुरुआत कर दी, पहले सैलरी आया, आपने शुरुआत कर दिया। ये मत देखिए कि हमको कितना सैलरी आ रहा है, ये सोचिए कि आप उस सैलरी में से कितना अधिक से अधिक बचा सकते हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो अगर एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति की जो नौकरी लगती है, मान लीजिए 20 से 25 हज़ार की सैलरी होती है, वहाँ पर आराम से 3-4 से 5 हज़ार रुपये आराम से बचा सकता है। शुरुआती क्षण में उसके पास कोई ज़्यादा लायबिलिटी नहीं होती है तब। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि घर में देना होता है उनको, पढ़ाई के साथ साथ जो पढ़ाई का खर्च होता है, पढ़ाई का खर्च जो उनके माँ बाप उठाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके बहुत सारे पैसे घर में जाते हैं, ज़रूरी है। लेकिन अगर आप उसी में से थोड़े पैसे बचा करके अगर इन्वेस्ट करते हैं अच्छे म्यूचुअल फंड में, कुछ दिनों के बाद आप उसको स्टॉप भी कर देते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कोशिश कीजिए, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द शुरुआत कीजिए, छोटे रह तो छोटे से। हम लोग देखेंगे कि 5 ऐसे मुख्य रीज़न कौन कौन सा है जो कि इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से बेनिफिट होगा, जो कि ईयरली स्टेज में आप शुरू करते हैं। वह 5 से मुख्य कारण कौन सा होगा। तो पहला है कि आप जो है लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 20 या 25 साल की एज में इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस या किसी और का कॉर्पस है कि इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वह लंबे ड्यूरेशन के लिए आपका टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके कारण आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। और उसमें क्या होगा, जब आप लंबे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है अमाउंट जो है छोटा देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, छोटा अमाउंट में आपका काम हो जाएगा, बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। दूसरा पॉइंट, जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं ईयरली स्टेज में तो आपके खर्चे पर कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक बार जिसको लत लग गया अच्छी तरीके से, अगर आपने इसको 21 मंथ कंटिन्यू कर दिया इन्वेस्टमेंट को, तो आप यह मान के चलिए कि आप में वह गुण आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का खूबी आ जाएगा, आप प्रॉपर रूप से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप प्रॉपर रूप से एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। हर एक महीना जो आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर के म्यूचुअल फंड में जाता है। लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू में कोशिश कीजिए कि न करने के लिए, क्योंकि लमसम में वो आदत बनेगी ही नहीं। हो सकता है किसी कारणवश इस महीने में लमसम इन्वेस्ट ना कर पाए तो 2-3 महीने छूट जाता है, फिर वही पता चलेगा कि आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसीलिए एक डिसिप्लिन लाने के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट में एक डिसिप्लिन लाने के लिए आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट शुरू करना होगा। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का हैबिट बनेगा और जो स्पेंडिंग नेचर होता है शुरुआत में, जो खर्च करने की आदत होती है शुरू में, जब नौकरी लगते हैं लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। तीसरा, सबसे बड़ी बात होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम में ही आपको जो है कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जितना ज़्यादा आपका समय होगा उतना ज़्यादा आपका कॉर्पस तैयार होते जाएगा। इसीलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग वही काम करता है जहाँ पर कि लंबा टाइम फ्रेम हो। उसमें क्या होगा, अगर आप छोटे पैसे भी देते हैं ना तो आपको बड़ा कॉर्पस तैयार होगा। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखेंगे आगे, चल देखते रहिए वीडियो को। उसके बाद यू कैन एक्यूमुलेट ए लार्जर कॉर्पस फॉर स्टेइंग इन्वेस्टेड लॉन्गर। जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मान लीजिए कि आपने 20 साल में इन्वेस्टमेंट चालू किया, 10 साल 30 साल तक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, 30 साल तक इन्वेस्ट कीजिए ना, 10 साल तक इन्वेस्ट कीजिए, 30 साल के बाद स्टॉप कर दीजिए इन्वेस्टमेंट। 60 साल के बाद अब देखिएगा कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंटिन्यू 30 साल के बाद वह जारी रखता है, फिर भी आपकी अगल बगल भी पहुंच नहीं पाएगा जितना आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देखेंगे इसे कैसे होता है। इसीलिए लार्जर कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए इन्वेस्टेड रहिए म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्टेड रहिए, वहाँ से निकलिए मत।
मार्केट कुछ भी उतार चढ़ाव कितना भी होने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसमें कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहिए। साथ ही साथ आपको इसमें रिस्क लेने की एबिलिटी आ जाएगी, आप उसमें रिस्क लेने की क्षमता आपका बढ़ जाएगी। आप आसानी से रिस्क ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप यंग एज में आप इन्वेस्ट करना चालू करेंगे उतना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं। आप उसमें स्मॉल कैप मिड कैप में आसानी से इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम ज़्यादा है, आप आसानी से उस जो वॉलेटिलिटी को बीट कर सकते हैं। इसीलिए स्मॉल कैप मिड कैप जो होता है लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे वीडियो में कमेंट्स के जरिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, आइए देखते हैं उस बारे में। देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देखिए, ये इनका एज 23 साल है, हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिखा। इनका इन्वेस्टमेंट है पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में कैनरा रोबैको में 1000 रुपीज़ पर मंथ, और उसके अलावा है मोतीलाल ओसवाल में 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 2000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। अब ये बोल रहे हैं कि 10 साल के लिए मेरा पोर्टफोलियो कैसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका जवाब मैं तुरंत भी देता हूँ, थोड़ी देर के बाद आप चेक कर सकते हैं, 1-2 घंटे बाद भी आप चेक कर सकते हैं, तो हो सकता है जवाब आपको मिल गया रहा हुआ होता है। आप कोशिश कीजिए दोबारा रिटर्न हो करके उसको चेक करने का। जैसे इनका पोर्टफोलियो तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन में यहाँ पर और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं वो प्रॉपर तरीके से पूछिए, ताकि मुझे भी आगे बताने में सुविधा हो। उसके बाद ठीक है, तो इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। इनका सीधा क्वेश्चन था कि जो मेरा पोर्टफोलियो है किस तरह से रहेगा। इनका पारंपरिक फ्लैक्सी कैप में 1000, कैनरा रोबैको में 1000, मोतीलाल ओसवाल में 1000, निपॉन इंडिया में 2000, टोटल 5000 का इन्वेस्टमेंट अभी कंटिन्यू है। इनका कहना है कि टाइम फ्रेम 10 साल के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, 10 साल एक बहुत बड़ी टाइम फ्रेम होता है। तो मैं पिछला वीडियो में पारंपरिक कैनरा के बारे में बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में दूंगा। दोनों फंड बहुत अच्छे हैं, दोनों फंड लगातार एकदम अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 2 फंड की बात करेंगे हम लोग, मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया। आप इन दोनों फंड पारंपरिक में तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं शुरुआत से बना हूँ, आज तक बना हूँ, पिछले 7-8 सालों से मैं कंटिन्यूअस इसमें इन्वेस्टेड हूँ। कैनरा रोबैको में आप मेरा भी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा खासा इसमें है, इसमें भी आप बने रह सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल और निपॉन इंडिया फंड जो कैसा है, आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2 फंड का रिव्यू हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जो है कि पिछले मिड कैप कैटेगरी में है, और इसमें आप देखेंगे कि 3 साल और 5 सालों में लगभग 3 साल में जहाँ पर जब 32% का रिटर्न है, वहीं 5 साल में 26% और 7 साल में 26% का रिटर्न कंटिन्यू दे रहा है। तो यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज मान के चल सकते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप 10 साल से ऊपर रखते हैं तो 15% का रिटर्न आपको तो कहीं नहीं गया, आराम से मिलेगा। लेकिन शर्त वही, लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। दूसरा इनका जो फंड था इनका, वो था दूसरे फंड के बारे में बात करेंगे, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड सदाबहार फंड है, हालांकि इसका प्रदर्शन सदाबहार तो इस बारे में नहीं बोल सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। 2016, 17, 18 में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया था। 19 तक देखेंगे आपके नेगेटिव रिटर्न निकाल करके दिया है। 17 में थोड़ा ठीक था, 18-19 में नेगेटिव रिटर्न, फंड का प्रदर्शन बहुत ही ख़राब हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और 3 साल की बात की जाए तो लगभग 37% का रिटर्न, और 5 साल की बात की जाए तो लगभग 30%, वहीं 10 साल के टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो 25+% से ऊपर ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया इस फंड ने। तो यहाँ पर भी आप मान सकते हैं, हो सकता है अभी जो प्रदर्शन इनका अच्छा रहा है, बीच में कुछ खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा देगा अगर लंबे समय में आप बने रहे तो 15% तो आपको निकाल करके देने में सक्षम है। अब इनका जो कॉर्पस था, टोटल 5000 जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ, तो उससे क्या इनको हासिल होगा, कुछ होगा या नहीं, देखते हैं। काहे को टाइम फ्रेम बताए 10 साल, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, 10 साल ज़्यादा नहीं होता है। तो इनका कहना है कि मैं 5000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ड्यूरेशन इनका है जस्ट 15 साल, 10 साल का था इसका। इनका जो ड्यूरेशन था वो था 10 सालों के लिए। तो 10 साल के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 10 साल इनको करके देता हूँ, 10 साल जस्ट
ये हो गया 10 साल। 10 साल के टाइम फ्रेम में इनका जो हो गया, मान लीजिए 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, 10 साल के टाइम फ्रेम में 15% का रिटर्न पकड़ करके चलते हैं, जो कि जो म्यूचुअल फंड इनको लिए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसमें 15% रिटर्न मिलने की आशा है। तो यहाँ पर उनका कॉर्पस लगभग 6 लाख रुपया इन्वेस्ट होता है टोटल 10 सालों में, और उस पर जो है मैच्योरिटी, उस पर जो गेन होता है 7,93,000, और टोटल जो कॉर्पस हो जाता है 13,93,000, लगभग 14 लाख मोटा मोटी मान के हम लोग चलते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट पर 14 लाख रुपये का रिटर्न हासिल होगा। ठीक है, ये तो एक पहलू हो गया कि शुरू से अंत तक जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज इन्वेस्टमेंट 13 साल के इन्वेस्टमेंट 23 साल के इन्वेस्टमेंट चालू किए, 33 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 10 साल तक सेम कंडीशन मैं मान के चल रहा हूँ कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहेंगे। हालांकि उनको यह चाहिए कि इसमें टॉपअप करें, इसमें इंक्रीज करें, SIP इंक्रीज करें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर भी देखते हैं इनको। अब इनको एक सलाह मैं देना चाहूँगा कि ठीक है, इस पैसे को आप कम से कम अधिक बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो निकालिए मत। ये जो आपका 14 लाख रुपया बना है, आप इन्वेस्ट करना चाहें या मत करना चाहें, आप उसको उसी फंड में छोड़ दीजिए जिस फंड में है। 14 लाख रुपये एक मुश्त वहाँ पर इन्वेस्ट हो गया। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉप कर दीजिए। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट जा रहा था, जो भी SIP जा रहा था, उसको आप स्टॉप कर दीजिए। जैसा कि आपका विचार है, स्टॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 लाख रुपया जो था उनका 33 साल के बाद जो है, अभी 23 साल का उम्र है, 10 सालों के बाद 33 साल के हो जाएंगे, तो 14 लाख रुपया वहाँ बन रहा है। अगर इसको रिटायरमेंट कॉर्पस, एज ए रिटायरमेंट कॉर्पस ट्रीट करते हैं, तो उनके पास अभी यहाँ से रिटायर होने के लिए मान कर चलता हूँ मैं 27 ईयर्स है, 27 साल और बचा हुआ है 60 साल एज पूरा होने में। ठीक है, तो ये 60 साल जो पूरा होगा तो उसी फंड में छोड़ दीजिए आप उतना पैसे को। एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या होगा, वहाँ पर 15% का जब रिटर्न मिलेगा तो देखिए क्या होता है। 14 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट शुरुआत में, उस पर देखिए गेन कितना खासा बन रहा है, 5,95,00,000, लगभग 6 लाख के आसपास। इम्प्रेसिव है, और ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में आसानी से हासिल होगा। टोटल कॉर्पस 6,09,00,000 के आसपास बनता है। ये 5,000 का पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बात कर रहा हूँ हम लोग, जो 5,000 रुपये शुरू में इन्वेस्ट किए और ये लंबे समय का टाइम दिए। इनका टाइम कितना हो गया, लगभग इधर 10 साल और 27 साल, 37 साल का टाइम में दे 6 लाख का, 14 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है, नहीं इन्वेस्टमेंट तो इनका 6 लाख था, 6 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 6 करोड़ हो गया, सिर्फ टाइम ज़्यादा देने के कारण। अब मान लीजिए इसका दूसरा पहलू हम लोग देखते हैं। ये तो ठीक है कि टाइम दिया, अच्छा खासा रकम बन गया। अब जिनकी नौकरी लगती है शुरुआत में, 20 साल में, 25 साल में नौकरी लग जाती है, वह सोचते हैं कि हम थोड़ी दिन के बाद इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। मैं भी 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट चालू करूँगा, लेकिन 30 साल तक, 30 साल के बाद, 30 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करूँगा और लगातार अगले 30 सालों तक इन्वेस्टेड रहूँगा 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। सेम वही फंड, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा जो आपका दोस्त है सेम वही फंड लेता है, अगले 30 साल तक इन्वेस्टेड रहता है। तो फिर देखिए उनको क्या प्राप्त हुआ। उनको जो प्राप्त हुआ लगभग 3,50,00,000, बहुत अच्छा है, लेकिन आपसे आधा है। आपने इन्वेस्टमेंट किया था मात्र 6 लाख रुपया, और ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 18 लाख रुपये का। वहाँ पर आपके आधा के बराबर रकम पहुँच रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। बीच में हालांकि अगर ये 60 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रहते 5,000 रुपया, और मैं आशा करता हूँ कि वो इन्वेस्टेड रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उनको प्रॉफिट दिखने लगेगा तो अवश्य ही इन्वेस्टेड रहेंगे उसमें। अगर कंटिन्यू रखते हैं तो कॉर्पस आपको और अच्छा खासा बनेगा। इसलिए कोशिश कीजिए आप इन्वेस्टमेंट को रकम भले मत बढ़ाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ कंटिन्यू रखिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आप कोशिश कीजिए जितना जल्द से जल्द हो सके ईयरली स्टेज में अपना इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। ईयरली स्टेज में अगर इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा।
तो आज से ही कोशिश कीजिए कि अपने यंग एज में ही इन्वेस्टमेंट को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसे चालू कीजिए। और ख़ास करके एक बात और मैं बता दूं कि जब कमेंट्स करते हैं तो कमेंट्स में पूरी डिटेल लिखिए, अपना एज लिखिए, नाम लिखिए, कहाँ से कर रहे हैं। और जब रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई के थोड़ी देर के बाद कम से कम मान लीजिए 2-4-5 घंटे या अगले दिन ज़रूर एक बार चेक कीजिए। मैं उसमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताता हूँ कि आपको क्या करना है। कुछ लोगों का जो है क्वेश्चन अधूरा रहता है तो मैं उनको दोबारा पूछता हूँ, लेकिन रिप्लाई न आने के कारण फिर उनके पास कोई जवाब नहीं जा पाती। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप दोबारा उसको देखिए कि क्या ज़रूरत है। उस तरह से अगर हमको प्रॉपर रूप से आप जवाब दे पाएंगे आप मुझे, तो मैं आपको सही रूप से गाइड कर पाऊँगा। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।